लाइव करो जी। चलिए, आइए। क्या हाल चाल है बाबू? ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्लास हो रहा है। देखिए, आपको जो है इकोनॉमिक्स, अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है और साथ ही साथ पॉलिटी का पीवाईक्यू चल रहा है। तो एक बात आपको सर भी बोले होंगे, हम भी बोल दे रहे हैं। आप जो इकोनॉमिक्स में नोट लिए होंगे, नोट लिए हैं लोग? जिसको पढ़ना है उसको पूरा न लेना चाहिए जी। हाँ, देखिए, इकोनॉमिक्स का जब आप ये बाबू नोट लीजिएगा तो आप इसमें देखिए, पहला पेज पलटिए। पहला पेज में ही देख लीजिए, विषय सूची है। टोटल 15 चैप्टर है। टोटल 15 चैप्टर है। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा पहला चैप्टर है। दूसरा राष्ट्रीय आय है। तीसरा आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास है। चौथा मुद्रा एवं मुद्रास्फीति है। पांचवा बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति है। छठा वित्त बाजार है। सातवां सरकारी बजट है। आठवां कर संरचना है। नौवां गरीबी एवं बेरोजगारी है। 10वां भारत में आर्थिक नियोजन है। 11वां व्यष्टि अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय। 12वां उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। 13वां उत्पादन और लागत। 14वां पूर्ति तथा पूर्ति का नियम। 15वां बाजार। ये 15 चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर चल रहा है तो पहला चैप्टर का थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपको सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव तो हम लोग करा ही रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव जो करा रहे हैं ऐसा थोड़े है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरह करवाया जा रहा है। पूरा आपको डिटेल में सर बता रहे होंगे। क्या ऐसा है या नहीं है? एकदम है। हम आपको फर्स्ट डे इंफॉर्मेशन क्लास में भी ये बात बोले थे। आपको जो भी चैप्टर चलेगा उसके थ्योरी को पढ़ के आना है और क्लास में समझना है, और ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को हम लोग डील कर देंगे। आप इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर को खत्म होने दीजिए और तब आप देखिएगा कि पहला चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपको डील हुआ या नहीं हुआ, और हम आपको पूरा भरोसा देते हैं कि पूरा चैप्टर का कंसेप्ट डील हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आए तो आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं। संस्थान का इकोनॉमिक्स का नोट है सब्जेक्टिव, आप वो भी कर सकते हैं। आपको संस्थान का क्वेश्चन बैंक है, उसमें भी इकोनॉमिक्स का शॉर्ट नोट्स हम दिए हुए हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जिसके पास इकोनॉमिक्स का संस्थान का क्वेश्चन बैंक है उसमें आप देखिएगा इकोनॉमिक्स का हम दिए हुए हैं। इसके बाद लुसेंट है, लुसेंट से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको अन्य पब्लिकेशन का बुक है, अनेकों पब्लिकेशन है, हर पब्लिकेशन का बुक है आपके पास। जो भी बुक है और जिस भी बुक में ये चैप्टर है, आप इस चैप्टर को पढ़िए थ्योरेटिकली, और ऑब्जेक्टिव आप यहां आकर के कीजिए। जब चैप्टर पहला खत्म हो जाएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ, पूरा कंसेप्ट जो है इस ऑब्जेक्टिव पर ही जो है आपको डील किया गया है और किया जाएगा। समझ गए ना? तो आप थ्योरी किसी ना किसी किताब से, जो भी किताब आपके पास है आप वहां से जरूर पढ़िए और पढ़ के आइए। और हमको लगता है कि अगर आप पढ़ के आइएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। फिर आगे हम अभी तो 1275 मेंस वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पहला टारगेट जो पीडीएफ हम आपको दिए हैं वो खत्म करना मेरा पहला टारगेट है।
और जो भी हो रहा है उसको घर पे जाकर के डेली बेसिस पर रिवीजन कीजिए। तो डेली बेसिस पर इसको रिवीजन करना है। डेली बेसिस के साथ साथ जो है अभी आपका क्लास सोमवार से शुक्रवार ही होगा, और अगस्त भर जो है क्लास सोमवार से शुक्रवार ही होगा। सितंबर से क्लास जो है आपको और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी हमें खत्म करना है। क्योंकि जब पहला रोज हम हाथ उठवाए थे तो लगभग 60-70% के आसपास बच्चा जो है पहली बार आए हैं क्या जी। तो उनको बैठाना भी, शुरू में उनको बैठाना भी एक चैलेंजिंग रहता है। शुरू में आप 2 घंटा 2.5 घंटा बैठिए, तो पहले देखिए आप बैठिएगा तो पढ़ लीजिएगा ही। तो शुरू में 2 घंटा 2.5 घंटा बैठिए, धीरे धीरे 4 घंटा बैठाएंगे, धीरे धीरे 5 घंटा भी बैठाएंगे। तो सबसे पहला प्राथमिकता तो बैठना होता है, पहले आप बैठना सीखिए, फिर आगे पढ़ना तो सीख ही जाइएगा आप, ठीक है ना। तो आप सब लोग थ्योरी पढ़ के जरूर आइए। थ्योरी में तो बाबू क्या कहते हैं, थ्योरी तो हम आपको, सिलेबस कब से स्टार्ट होगा, सिलेबस तो स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस तो स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुका है, और पॉलिटी आज के बाद जो है कल से पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो नोट्स हम डाल देंगे, लेकिन इस शर्त पे डालेंगे कि बाद में आप कहिएगा थ्योरी भी पढ़ाइए, तो बाद में थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। थ्योरी बस आपके पढ़ने के लिए हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और ऑफलाइन वालों के लिए ऑफिस में थ्योरी इकोनॉमिक्स का अवेलेबल है, आप वहां से भी कर सकते हैं, या जहां से आपको करने का मन है वहां से आप कीजिए। और थ्योरी जो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव वाला थ्योरी जो है ना अपलोड करवा दीजिए, ठीक है। थ्योरी ऑनलाइन वाले लोग आप लोगों के लिए अपलोड करवा देते हैं, जिनको लेना होगा आप निकाल लीजिएगा, जिनको किसी बुक से पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिए। लेकिन जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर आप पढ़िए जरूर। संस्थान का नोट भी हम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन वालों के लिए अवेलेबल करवा देंगे, और ऑफलाइन वाले लोग ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर किसी भी फाउंडेशन बैच में या टारगेट बैच में पढ़े होंगे तो आपके पास तो नोट होगा ही, तो दोबारा नोट लेने की जरूरत नहीं है, वही नोट आपको पढ़ के आना है, ठीक है। तो अब आइए, अभी सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, आप ही मत कहिए सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर चल रहा है, सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, बस बिट्टू सर सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, हम नहीं स्टार्ट किए हैं। तो हम आज ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देते हैं, और उसके बाद फिर सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। जो हम आपको एक पीडीएफ दिए वो तो पहले पूरा होना चाहिए जी, उसके बाद फिर आगे, ठीक है। आइए, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ है। देखिए, मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए, जैसे आप सभी लोग भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के नाते भारत का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, उसी प्रकार मानव होने के नाते, हम मानव हैं, आप मानव हैं, मानव होने के नाते हमें जो अधिकार मिले हैं वही मानवाधिकार है। देखिए, मानवाधिकार, मानव प्लस अधिकार, मानव होने के नाते जो हमें अधिकार मिला है वही मानवाधिकार है। मानव होने के नाते हमें यह अधिकार मिला है कि हम स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मानव होने के नाते हमें यह अधिकार मिला है कि हमें भोजन मिलना चाहिए, भोजन हमें मिलना चाहिए। मानव होने के नाते एक मानवीय गरिमा के साथ जीवन हम जी सकते हैं। मानव होने के नाते सूर्य के प्रकाश से हम रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोगों के मानवाधिकार को भी कुचला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अभी एसएससी में प्रोटेस्ट हुआ,
टीचर को अरेस्ट किया गया। जहां रखा गया वहां ना तो पंखा चल रहा था, ना टीचर को पानी दिया जा रहा था। टीचर 8 घंटा से ना टीचर को वॉशरूम जाने दिया जा रहा था। तो ये जिन टीचरों को ये करने नहीं दिया जा रहा था, उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, आप थाना में बैठाए हैं, आपको पानी देना पड़ेगा, आपको वॉशरूम टीचर को जाने देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिन टीचरों के साथ ये हुआ है उनके मानवाधिकार का हनन हुआ है, ये माना जाएगा। तो मानवाधिकार का, लोगों के मानवाधिकार का हनन ना हो, इसको लेकर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। और बाबू, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है, यह संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है। संसद ने अधिनियम पारित करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। और वैसा आयोग जो संसदीय अधिनियम के तहत गठित होता है, वैसा आयोग जो संसदीय अधिनियम के तहत गठित होता है, उसको हम लोग सांविधिक आयोग कहते हैं। उसको हम लोग सांविधिक आयोग कहते हैं, सांविधिक आयोग कहते हैं, सांविधिक आयोग कहते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का सांविधिक आयोग है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसदीय अधिनियम पारित करके हुआ है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक प्रकार का सांविधिक आयोग है। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग का गठन संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है। वह भी एक प्रकार का सांविधिक आयोग है। वह भी एक प्रकार का सांविधिक आयोग है। सीधे तौर पर पॉलिटी में जब हम आपको एक चैप्टर पढ़ाते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे, वहां पर डिस्कस भी करेंगे विस्तार पूर्वक। संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत जिस आयोग का गठन होता है उसे संवैधानिक आयोग, जैसे अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन हुआ है। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। उसी प्रकार जिस आयोग का गठन संसद अधिनियम पारित करके किया है, संसद, भारत की संसद अधिनियम पारित करके जिस आयोग का गठन करता है, संसदीय अधिनियम के तहत जो आयोग गठित होता है उसको सांविधिक आयोग कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का जो है आपको सांविधिक आयोग है। इस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो इस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है श्री वी.आर. सुब्रमण्यम। श्री वी.आर. सुब्रमण्यम। यह तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गठित हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर। उसी प्रकार बिहार के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ है। 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ है। 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ है। यानी इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2000 ईस्वी याद रखिएगा। आगे है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। महाभियोग द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा, संसद द्वारा एवं आधे से अधिक विधानसभाओं के द्वारा। देखिए,
उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। जहां तक उपराष्ट्रपति का सवाल है, उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, दूसरा सर्वोच्च पद है। यह पद अगर देखा जाए तो अमेरिका से लिया गया है, यह पद अगर देखा जाए तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। पता है उपराष्ट्रपति का पद क्यों लाया गया है? अगर आकस्मिक स्थिति में, अगर आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति कर सके, इसलिए उपराष्ट्रपति का पद लाया गया है, इसलिए उपराष्ट्रपति का पद लाया गया है। नहीं तो इसके अलावा उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं था। तो जब उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं था तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापतित्व करने का शक्ति दे दिया गया। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 क्या कहता है पता है? अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। यानी इसका मतलब यह है कि जो उपराष्ट्रपति होगा ना वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन भत्ता मिलता है। और यही रीजन है कि उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देकर, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देकर पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो 14 दिन उपराष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर उसको पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा में ही इसलिए लाया जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है, इसी वजह से उसको पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में ही लाया जाता है। राज्यसभा में जब यह संकल्प लाया जाता है तो इस संकल्प को राज्यसभा पारित करता है। राज्यसभा के पारित करने के बाद यह लोकसभा के पास जाता है। लोकसभा को इस पर अपनी स्वीकृति मात्र देनी होती है। और जैसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में आया, राज्यसभा उस संकल्प को पारित कर दिया, फिर वो लोकसभा जाएगा, लोकसभा उसे अपनी अनुमति देगा और फिर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए राज्यसभा के संकल्प के द्वारा, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा। क्या इस प्रक्रिया द्वारा आज तक किसी उपराष्ट्रपति को पद से हटाया गया है? तो इसका उत्तर है इस प्रक्रिया के द्वारा आज तक इस प्रक्रिया के द्वारा आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। और एक बात बाबू और आप जानिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है कि राज्यसभा पहले संकल्प लाएगा, इस प्रक्रिया का उल्लेख अगर देखा जाए तो इस प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 67 के ख में, 67 के ख में
या 67 के बी में, 67 के ख में या 67 के बी में, 67 के ख में या 67 के बी में जो है आपको इसका उल्लेख है, 67 के ख में या 67 के बी में जो है आपको इसका उल्लेख है। अब दूसरी बात, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है, और जब जगदीप धनखड़ अपने पद से त्यागपत्र दिया तो एक अनुच्छेद काफी चर्चा में आया, और जो अनुच्छेद काफी चर्चा में आया वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 66 का ए, अनुच्छेद 66 का ए, अनुच्छेद 66 का ए या 66 का क। अनुच्छेद 66 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 66 है, अनुच्छेद 66 हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर जानकारी देता है। अनुच्छेद 66 हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर जानकारी देता है। और अनुच्छेद 66 क्या कहता है पता है? अनुच्छेद 66 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा, 5 वर्षों का होगा, 5 वर्षों का होगा। और साथ ही साथ अनुच्छेद 66 का ए यह कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। और इसलिए जगदीप धनखड़ साहब 66 के ए के तहत अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम करके जो है अपने पद से जगदीप धनखड़ साहब जो है आपको हट गए, जगदीप धनखड़ साहब जो है आपको हट गए। अब उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति का पद हो या राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो या राष्ट्रपति का पद हो, जब रिक्त होता है तो रिक्त होने के 6 माह के भीतर, रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति या नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, नए राष्ट्रपति या नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो अभी तो 1 माह भी नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए बाबू? तो बताइएगा उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? राज्यसभा के, अच्छा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में ही क्यों आता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में कितना दिन पूर्व सूचना देकर आते, कितना दिन पूर्व? और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? 67 के ख में है। और उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है किसे देता है? किसे देता है? कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? 66 के ए के तहत। और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता? अनुच्छेद 66। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का हो? शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का। और कौन अनुच्छेद कहता उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? है अनुच्छेद 64। आप याद कीजिए, हम चर्चा किए थे जब हमको लगता है 1275 प्रीलिम्स पहला सिटिंग के क्वेश्चन को देख रहे थे तो उसी दौरान इस क्वेश्चन की चर्चा हमने आपके साथ किया था। अगर आपको स्मरण हो तो डे फर्स्ट में ही पहला दिन आप सब लोग क्लास किए थे। कितने लोग पहला दिन क्लास किए थे? हाथ गिरा लीजिए। कितने लोग नहीं किए थे? बहुत सारे लोग हैं नहीं किए हैं। जो लोग पहला दिन क्लास नहीं किए हैं, पहला दिन का क्लास संस्थान के एप्लीकेशन पर अनलॉक है, क्लास इंफॉर्मेशन नाम से वीडियो है, जाकर के आप देख लीजिएगा। उस रोज इस बात की चर्चा किए हैं। देखिए बाबू, ये वही बात है। देखिए जैसे मां बाप अगर मान लिया जाए कि पागलो हो जाए तैयो मां बाप का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, मां बाप अगर पागलो हो जाए तैयो मां बाप का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, उस पागल मां बाप का भी आप कर्ज नहीं उतार सकते। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रीय आपात हो या कुछ हो लागू हो जाए
भारत में मान लिया जाए कुछ हो लागू हो जाए, तो आप हमको स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर लीजिएगा। आप जीवन जीने के अधिकार से हमको वंचित कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं और आपको करना भी नहीं चाहिए। तो हमारे संविधान में 100 से अधिक संविधान संशोधन हुआ है, 100 से अधिक बार संविधान संशोधन हुआ है हमारे संविधान में, जिसमें एक 44वां संविधान संशोधन हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है और 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ है, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ है, इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे और राष्ट्रीय आपात के दौरान भी जो दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे। जो दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इन दोनों के अलावे अन्य मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होना चाहिए बाबू, इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए क्या? सी। और आप सब लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे, अगर आपको स्मरण हो तो, आपात कितने प्रकार का होता है? 3। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है और राष्ट्रीय आपात लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत। जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो 358 स्वतः लागू हो जाता है और 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह क्या हो जाता है? निलंबित। और अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो तो उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 359 के तहत। उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 359 के तहत, 359 के तहत, 350। लेकिन ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद, जानते हैं ये वाला जो बात है पहला सेशन में भी बताए थे, आज भी बताए हैं। घुमा फिरा करके आप देख लीजिएगा, आने वाले वैकेंसी में भी कुछ ना कुछ यहां से जरूर पूछेगा, चाहे कुछ हो पूछे, लेकिन कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर। जैसे यही पूछ देगा, अब संभावना जो एक बन रहा है, हमको जैसा लग रहा है कि ये पूछ दे कौन संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, ये जो क्वेश्चन अभी हम बोले हैं ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे, समझ गए? तो आइए इसको याद करते हैं। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? कौन नहीं होता है? 20 और 21। अच्छा, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निष्क्रिय नहीं होगा, यह प्रावधान कौन संविधान संशोधन में हुआ? हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978। याद हो गया? आगे, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 44 ना, अनुच्छेद 44 ना,
अच्छा एक बात बताइए, अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता वर्तमान में भारत में कितने राज्य में लागू? दो ना, एक गोवा और दूसरा उत्तराखंड ना, एक गोवा और दूसरा, गोवा में आजादी से पहले से लागू है, गोवा में आजादी से पहले से लागू है, और आजादी के बाद या संविधान लागू होने के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब से लागू हुआ है? 27 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2000। और उत्तराखंड के बाद दूसरा कौन राज्य है जो लागू करने वाला है? गुजरात ना, लेकिन गुजरात में अभी लागू नहीं हुआ, गुजरात में अभी लागू नहीं हुआ है, समझ गए? अनुच्छेद 35 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40 में। फिर अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में क्या है? मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग, छोटा छोटा उद्योग मतलब बीड़ी उद्योग, सिगरेट उद्योग, ये सब छोटा छोटा उद्योग है। यानी कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना है। देखिए छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने से क्या होता है पता है? छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने से जो है अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होता है। और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देशों में छोटे छोटे उद्योग को अगर बढ़ावा दिया जाए तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, समझ गए? और कोई भी हो, मजदूर ही हो, उसको इतना मजदूरी निश्चित तौर पर मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। अगर उसको उतना भी मजदूरी नहीं मिलता है, जीवन यापन के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलता है, तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। फिर मजदूरी करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, समझ गए? यानी अगर मान लिया जाए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो एक क्वालिफाइंग मार्क होता है 30% मार्क, अगर आप 30% भी मार्क नहीं ला पा रहे हैं तो फिर पढ़ाई करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता है, समझ गए? और जानते हैं ऑब्जेक्टिव बैच लाने का जो मेन पर्पस है लास्ट टाइम में जो है मैक्सिमम, आपको फाइनली पूछेगा तो एमसीक्यू मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15-20 हजार क्वेश्चन देख करके जाइए, ठीक है? और हम आपको बता दे जितने भी संस्थान से तो बहुत सारे लोग टॉप भी किए हैं बिहार दरोगा में, और जितने भी टॉपर हैं सब में एक चीज कॉमन हम देखे हैं। क्या कॉमन देखे हैं पता है? एक चीज कॉमन है, और वो चीज जो कॉमन है उसका 15 से 20 हजार जीके जीएस क्वेश्चन पर पकड़ जरूर रहा है। चाहे वो आप किसी भी संस्थान के टॉपर का नाम ले लीजिए, सबके कॉमन में एक बात जरूर है। और दूसरा कॉमन में मेहनती है, ये सब तो अलग चीज है, लेकिन कॉमन में एक बात जरूर है, 15 से 20 हजार क्वेश्चन पे उसका पकड़ है। अगर वो देख लेगा तो ऑप्शन पे वो मार देगा कि बी होगा कि सी होगा, समझ गए? और फिर अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 में क्या है पता है? अनुच्छेद 35 कहता है भारत की संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकार को और भी अधिक प्रभावी बना सकता है। अनुच्छेद 35 यह कहता है कि भारत की संसद मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाकर, भारत की संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकार को और भी अधिक प्रभावी बना सकता है, मौलिक अधिकार को और भी प्रभावी बना सकता है। जैसे आप थ्योरेटिकली पढ़े हैं, ये ऑब्जेक्टिव के जरिए आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकार को और भी अधिक प्रभावी बना सकता है, समझ गए? लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम बनाता है। देखिए लोकसभा का संचालन करने के लिए एगो अध्यक्ष होता है और एगो उपाध्यक्ष होता है, लेकिन पता है बाबू, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावे लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा के सदस्यों में से ही 10 वरिष्ठतम सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। जो लोकसभा है, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है।
संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है संसद का एक सदन लोकसभा है और एक राज्यसभा है। जो लोकसभा है, लोकसभा में लोकसभा का संचालन के लिए लोकसभा में एगो अध्यक्ष होता है, एगो उपाध्यक्ष होता है। अगर अध्यक्ष है तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, लोकसभा के कार्यों का संचालन अध्यक्ष ही करता है। लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष करता है। लेकिन अगर मान लिया जाए अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना हो तो इस स्थिति के लिए लोकसभा का संचालन सही से हो सके, इसको लेकर लोकसभा के वरिष्ठतम लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों को मिलाकर 10 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। 10 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। 10 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इन दोनों के अलावे लोकसभा के संचालन को लेकर लोकसभा के सदस्यों में से ही जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, उन वरिष्ठतम सदस्यों में से 10 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। 10 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। और अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना हो तो ये जो 10 सदस्यों वाला पैनल होता है, इसमें से कोई एक जाकर लोकसभा को संचालित करने का काम करता है। इसी वजह से जब आप संसद टीवी को देखेंगे तो कभी कभी आपको ओम बिरला नजर नहीं आएंगे लोकसभा की अध्यक्षता करते हुए। कभी कभी जो है कोई दूसरा सांसद सदस्य नजर आएगा और वो सांसद सदस्य 10 सदस्यों के पैनल में से होता है। समझ गए? तो इसका जो उत्तर होना चाहिए, इसका उत्तर होना चाहिए अध्यक्ष पैनल द्वारा, अध्यक्ष पैनल द्वारा। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर बने हैं और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला है। समझ गए? तो बताइएगा आप हमको, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? कौन बनाता है? अच्छा, लोकसभा की अध्यक्षता करने वाला जो पैनल होता है वो कितने सदस्यों वाला? कितने सदस्यों वाला? 10 ना। आगे, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, इन चुनाव की तिथियां भारत का निर्वाचन आयोग घोषित करता है। फिर पंचायती राज का चुनाव, नगरपालिका का चुनाव, इस चुनाव की तिथियां राज्य निर्वाचन आयोग घोषित करता है। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि की घोषणा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की तिथि की घोषणा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा के चुनाव की तिथि की घोषणा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा के चुनाव की तिथि की घोषणा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। विधानसभा के चुनाव की तिथि की घोषणा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। विधान परिषद के चुनाव की तिथि की घोषणा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। फिर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होता है और नगरपालिका के अंतर्गत जो चुनाव होता है, उसके चुनाव तिथि की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग करता है। उसी प्रकार अब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? क्या चुनाव आयोग करता है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसका उत्तर है नहीं। इसका उत्तर है नहीं, नहीं करता है। तो कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा जो है आपको राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। और फिर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है और जो भी आपको चुने जाते हैं वो लोकसभा की अध्यक्षता करना शुरू करते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनने का काम करता है। देखिए, जैसे मान लिया जाए लोकसभा है, लोकसभा में 543 सदस्य है। आप सभी लोग लोकसभा के 543 सदस्य हैं।
तो आप सभी लोग ही अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनिएगा। आप में से 50% से अधिक लोग, आप में से 50% से अधिक लोग जिसको लोकसभा का अध्यक्ष बनाना चाहिएगा वो जो है आपको बन जाएगा, वो आपको बन जाएगा। समझ गए? तो इसका उत्तर जो है आपको हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। देख रहे हैं ऑप्शन ए में ही चुनाव आयोग दे दिया है। बहुत विद्यार्थी चुनाव आयोग मार करके खुश हो गया होगा, लेकिन अगर प्रश्न इतना आसान होता तो प्रश्न एग्जाम में देता ही नहीं। समझ गए? तो प्रश्न दिया है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, बिना लॉजिक का कुछ होता नहीं है। समझ गए? तो राष्ट्रपति होगा उत्तर। सही सुमेलित करे। भारत का संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। भारत का संघ, भारतीय संघ से संबंधित है प्रधानमंत्री। राज्य, राज्य से संबंधित है राज्यपाल। नगर निगम महापौर। ग्राम पंचायत सरपंच। 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी। आंसर हो जाएगा ए। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? देखिए आप सब लोग एक बात तो जरूर जानते हैं, आप सब लोग एक बात ये जानते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बाद में संविधान संशोधन के जरिए कुछ अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें 21वां संविधान संशोधन के तहत 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंधी कहां बोला जाता है पता है? पंजाब और गुजरात में। पंजाब और गुजरात में बोला जाता है सिंधी। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेपाली जो है सिक्किम में बोला जाता है, नेपाली सिक्किम में बोला जाता है। फिर मणिपुरी मणिपुर में बोला जाता है, और कोंकणी जो है आपको गोवा में बोला जाता है। कोंकणी कहां बोला जाता है? गोवा। इसके बाद 21 + 71 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा? 92। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बोडो असम में बोला जाता है, असम। डोगरी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। मैथिली बिहार में बोला जाता है, और संथाली झारखंड में बोला जाता है। झारखंड, संथाली जो है आपको झारखंड में बोला जाता है। तो 14 भाषा को मूल संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और इधर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 8 इधर हो गया। 4, 3, 7, 1, 8 हो गया। तो 14 + 8 कीजिएगा 22। तो वर्तमान में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, वर्तमान में 22 भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो 92वां के तहत पूछ रहा है कौन से भाषा को जोड़ा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली। और ये जो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है, इसको याद रखने का ट्रिक अगर देखा जाए तो इसको याद रखने का ट्रिक है नमक। इसको याद रखने का ट्रिक है नमक। नो से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोंकणी। और इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को याद रखने का ट्रिक है बोडमास। बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली, एस से संथाली। बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली और एस से संथाली। ठीक है,
तो इसको याद रखने का ट्रिक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। आगे, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शिक्षा के अधिकार का संबंध है अनुच्छेद 21 का क। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित है अनुच्छेद 26। तो ये सब मौलिक अधिकार से संबंधित है। और जिस प्रकार अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है पूछा है, उसी प्रकार एक बार पूछा था धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की चर्चा कौन अनुच्छेद में है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की चर्चा है अनुच्छेद 26 में। तो देख रहे हैं, हमको लगता है पहला सीटिंग में भी मौलिक अधिकार से था, दूसरा सीटिंग में भी मौलिक अधिकार से था, और मेंस में भी मौलिक अधिकार से है। तो मौलिक अधिकार से प्रश्न रहते हैं। इन जनरली अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार से जो है कुछ ना कुछ प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रहते ही रहते हैं। और ऐसे सामान्य तौर पर हम हमेशा आपको बोलते भी हैं और आगे बोलेंगे भी, मौलिक अधिकार से जो जनरली प्रश्न रहता है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, तो कौन अनुच्छेद में क्या है मूल तौर पर जो है वही आपसे पूछा जाता है। समझ गए? अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? देखिए, यहां पर अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार, एक होता है संसदीय सरकार या संसदीय शासन प्रणाली, और एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की शासन प्रणाली अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की शासन प्रणाली जो है आपको बेसिकली अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका। पता है बाबू आपको, इस शासन प्रणाली की अनेकों विशेषताएं हैं, लेकिन इस शासन प्रणाली की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इस शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है शक्ति का विभाजन, शक्ति का पृथक्करण। इस शासन प्रणाली की अनेकों विशेषता है, लेकिन इस शासन प्रणाली की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन इस शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रश्न को हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, जैसे जब आप पॉलिटी पढ़िएगा ना बाबू, जब आप पॉलिटी पढ़िएगा तो पॉलिटी में जो है, जब आप पॉलिटी पढ़िएगा तो ध्यान से सुनिए, समझिए। जब आप पॉलिटी पढ़िएगा तो पॉलिटी में एक पढ़िएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता, एक पढ़िएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता, एक पढ़िएगा 1955 अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। क्या 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता यह नहीं है कि देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर संघ का निर्माण किया जाएगा? एकदम है, यह भी विशेषता है। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। या फिर दूसरा एक एग्जांपल आप समझिए, जैसे आप ही हैं, आप छात्र हैं, आप में विशेषता तो अनेकों होंगी। एक विशेषता आप में निश्चित तौर पर होगा, मुर्गा बढ़िया बनाते होंगे। पटना में स्टूडेंट कुछ सीखे या ना सीखे, खाना बनाना तो बेहतरीन सीख जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लड़का लड़की लोग तो हॉस्टल में रहती है, यहाँ पे लड़की लोग को तो बना हुआ मिलता है, लड़का लोग के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या ठीक है, आपको मुर्गा बनाने बहुत बढ़िया आता है,
तो क्या आपकी सिर्फ वही एक विशेषता है? आप पढ़ने में भी अच्छे होंगे, आप घूमने में भी अच्छे होंगे, आप दिखने में भी अच्छे होंगे, आप में अनेकों विशेषताएं होंगी, लेकिन उसमें जो है मुर्गा बहुत बढ़िया बनाते, ये सबसे बड़ी विशेषता होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अनेकों विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें एक विशेषता है शक्ति का विभाजन। देखिए, इसके बाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगली विशेषता अगर देखा जाए तो इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं वे नाम मात्र के प्रमुख नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होते हैं। दूसरी विशेषता यह भी है, क्या भारत ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है? इसका उत्तर है नहीं। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो होते हैं वास्तविक प्रमुख होते हैं, और यहां पर राष्ट्रपति, इस प्रकार की शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कोई भी निर्णय ले सकते हैं। हर प्रकार का निर्णय लेने को लेकर के राष्ट्रपति स्वतंत्र है। राष्ट्रपति पर कोई किंतु परंतु नहीं, कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रकार के शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए होते हैं, जनता द्वारा चुने गए होते हैं, जनता द्वारा चुने गए होते हैं। इसी वजह से इस प्रकार की शासन प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुने गए होते हैं, बल्कि जनता ने जिस जनप्रतिनिधि को चुना है वो जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनने का काम करता है। जनता ने जिस एमपी और एमएलए को चुना है वो एमपी और एमएलए राष्ट्रपति को चुनने का काम करता है, वो एमपी और एमएलए राष्ट्रपति को चुनने का काम करता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति इसलिए वास्तविक प्रमुख होता है क्योंकि ये जनता द्वारा चुने गए होते हैं। या फिर अगर डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं तो फिर पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ही निर्वाचन गण की व्यवस्था की जाती है। देखिए, बात समझिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में या तो राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुने गए होंगे, या अगर सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ही एक निर्वाचक गण का गठन होता है, और उस निर्वाचक गण में जनता ही होते हैं, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसके बाद इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों पृथक पृथक होता है, दोनों अलग अलग होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अगर हम देखें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें कार्यपालिका को विधायिका से कोई लेना देना नहीं है, विधायिका को कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं है। कार्यपालिका अपना अलग है, विधायिका अपना अलग है। लेकिन भारत ने जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है
उसमें कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग अलग ना है। भारत ने जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है उसमें कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री है, विधायिका में लोकसभा राज्यसभा है। प्रधानमंत्री का पद पर बने रहना लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। लोकसभा में बहुमत है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा। दूसरी बात, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोनों एक दूसरे से संबंधित है। संसदीय शासन प्रणाली में अंतर संबंधित है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग अलग नहीं है। और संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्री होता है वो विधायिका का ही सदस्य होता है, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता है। भारत में जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसका मंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग अलग होता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मन है अमेरिका की विधायिका से किसी को भी मंत्री नहीं बनाए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। यह सब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की इन विशेषताओं को आप एकदम याद रखिएगा। एक बार पूछा है, दोबारा भी पूछ सकता है। तो अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाते हैं तो शक्ति का विभाजन उत्तर होगा। सबसे बेस्ट है शक्ति का विभाजन। क्या होगा? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन लिखिए तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हम लिखाते हैं, थोड़ा लिखिए तो लिखाएंगे, थोड़ा बढ़िया चीज है ये। एक बार पूछा है, दोबारा भी पूछ सकता है। और देखिए एक चीज हमको लगता है समझाना पड़ेगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, फिर जो है संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये सब बात समझाना पड़ेगा क्योंकि यहां से प्रश्न आए हैं। समझ गए ना? तो पॉलिटिक्स शुरुआत करते हैं, फिर वहां पर ये सब चीज बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है संसद क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, ये सब बात आप समझिएगा तब ना ये सब शासन प्रणाली को अच्छे से समझ पाइएगा जी। ऐसे ने तो नहीं समझ पाइएगा, ठीक है ना। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली डैश देकर लिखिए। यह शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली डैश देकर लिखिए। यह शासन प्रणाली अमेरिका में यह शासन प्रणाली अमेरिका में देखने को मिलता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में इस प्रकार की शासन प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं
या जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए या जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए या जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए इसी विशेष उद्देश्य के लिए इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचित 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 निर्वाचकगण निर्वाचित निर्वाचकगण निर्वाचित निर्वाचकगण इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचकगण के द्वारा चुना जाता है के द्वारा चुना जाता है फुल स्टॉप। इस शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता इस शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता शक्ति का पृथक्करण। इस शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता शक्ति का पृथक्करण। इस शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता शक्ति का पृथक्करण शक्ति का पृथक्करण। इस शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता शक्ति का पृथक्करण यानी विभाजन विभाजन है। इस शासन प्रणाली के अंतर्गत इस शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक होता है एक दूसरे से पृथक होता है मतलब एक दूसरे से अलग अलग होता है एक दूसरे से पृथक होता है पृथक होता है। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह अपने मंत्रिमंडल में विधायिका के सदस्य को शामिल कर भी सकता है और शामिल नहीं भी कर सकता है। विधायिका के सदस्य को शामिल कर भी सकता है और शामिल नहीं भी कर सकता है। विधायिका के सदस्य को शामिल कर भी सकता है और शामिल नहीं भी कर सकता है। विधायिका के सदस्य को शामिल कर भी सकता है और शामिल नहीं भी कर सकता है। विधायिका के सदस्य को शामिल कर भी सकता है और शामिल नहीं भी कर सकता है। ये सब जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। चलिए आगे। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु, विधानसभा भंग करने हेतु, राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर। देखिए, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को भंग करने को लेकर सिफारिश कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु नहीं। इसको लेकर के राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं कर सकता है। विधानसभा भंग करने हेतु हां कर सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप होने पर हां। आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4।
लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीटें आवश्यक है? देखिए, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु लोकसभा के कुल सीट का 1/10 भाग या 10%, 1/10 भाग सीट या 10% सीट, 1/10 भाग सीट या 10% सीट, इतना प्राप्त करना जरूरी होता है। सत्ता पक्ष के अलावा कोई भी विपक्षी दल अगर लोकसभा के कुल सीट का 1/10 भाग या 10% प्राप्त करता है तो उस पार्टी के किसी नेता को विपक्षी पार्टी के नेता का दर्जा दिया जाता है, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है। तो लोकसभा में कुल सीट है 543, 543 का 1/10 भाग निकालिएगा 54.3 यानी 55। लोकसभा के 543 सीट में से अगर कोई राजनीतिक पार्टी 55 सीट या इससे अधिक सीट प्राप्त करता है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी 55 सीट या उससे अधिक सीट प्राप्त करता है तो उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, और उस पार्टी के किसी नेता को विपक्षी पार्टी के नेता का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 55 से ज्यादा सीट प्राप्त किया, 99 कांग्रेस 99 सीट प्राप्त किया, जो कि 55 से काफी ज्यादा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया गया और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को विपक्षी नेता का दर्जा दिया गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को विपक्षी पार्टी के नेता का दर्जा दिया गया। समझ गए बाबू? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा का 10वां हिस्सा, लोकसभा के कुल सीट का 10वां हिस्सा 1/10 भाग या 10%। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता? देखिए, जहां तक न्यायालय का सवाल है, न्यायालय का काम क्या है? न्याय प्रदान करना। न्यायालय का काम क्या है? न्याय प्रदान करना। न्याय प्रदान करना न्यायालय का काम है। चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, पता है बाबू, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करना यह न्यायपालिका का काम नहीं है, यह काम है संसद का। चुनावी क्षेत्र का परिसीमन अगर देखा जाए तो यह काम संसद का है, यह काम संसद का है, यह न्यायालय का काम नहीं है। तो चुनावी क्षेत्र के परिसीमन को करने में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि यह काम भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। पंचायतों में सीटों का आवंटन, पंचायत में सीटों का आवंटन करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, बल्कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह नहीं है, बल्कि ये राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में है। राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में है, राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में है। देखिए, ये सब क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? फिर वो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सब फैक्चुअल नहीं है। ये सब क्वेश्चन आप तब बना पाते हैं जब कंसेप्ट हो आप में, अदरवाइज आप ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और यही सब क्वेश्चन जो है आपका रिजल्ट करवाता है। बात बाकी तो क्वेश्चन सब बनाता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन को जोड़ा गया, ये सब क्वेश्चन सब बनाता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअली अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तभी आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और ये सब क्वेश्चन मेरिट आपको बनाता है, समझ गए? तो इन दोनों में से कोनो काम में न्यायालय हस्तक्षेप करता है? नहीं। आंसर हो जाएगा क्या? सी, 1 और 2। हस्तक्षेप नहीं करता है, 1 में भी नहीं करता है, 2 में भी नहीं करता है। निम्न में से सत्य है, ठीक तो है, ठीक तो है। नीचे भी देखिए, निम्न में सत्य है, मतलब नहीं करता है, ठीक है। निम्न में सत्य है, 1 में भी नहीं करता, 2 में भी नहीं करता है, दोनों सत्य है। अगर ई नहीं होता, सिर्फ इतना होता, तब डी के साथ जाते, लेकिन ये हो ना है, समझ रहे हैं ना? तो आंसर सी होगा। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? देखिए, आपको
कार्यपालिका के द्वारा प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। 15 मार्च 1950 को किया गया और अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर आया है नीति आयोग। क्या आया है? नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन अगर देखा जाए तो नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015। समझ गए? इस प्रकार 1275 वाला अगर देखा जाए, पूरा डिस्कशन हम आपको करवा दिए। ठीक है, 1275 में पॉलिटी में, प्रीलिम्स, मेंस में कुल मिलाकर के जितने प्रश्न पूछे थे 40, सब क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए हैं। अब सुनिए, एक पॉलिटी में कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा ना। और अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पीवाईक्यू नहीं करवाएंगे, एकदम करवाएंगे। लेकिन अब कल से सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं क्या? पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं कल से। बोलिए, आए क्या शुरू कर देते हैं? और फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक भी धीरे धीरे जो है करवा देंगे। इससे बहुत कुछ आइडिया आया होगा। और आगे जो है, बोलिए क्या करें? क्वेश्चन बैंक ही करवा दे, कंटिन्यू, या फिर शुरू कर दे? सिलेबस शुरू कर दे? आप लोग का क्या विचार है? सिलेबस शुरू कर दे? कितने लोग चाहते हैं? चलिए, सब लोग चाहते हैं। ठीक है, जब सब लोग चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इतना करवा के छोड़ देंगे, करवा देंगे आगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो है ना, सोच रहे हैं मंडे टू फ्राइडे जो है अपना क्लास चलेगा, और सैटरडे संडे को क्वेश्चन बैंक चले। क्या है ना? ठीक है, कल से सिलेबस शुरू करते हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स शुरू हो गया है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटी ही लेकर के चलते हैं। क्या है? पॉलिटी ही लेकर चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। और सुनिए, पॉलिटी में 40 क्वेश्चन करवाए हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कल आएंगे तो पूछेंगे। और इकोनॉमिक्स में भी लगभग 40 क्वेश्चन हो गया है, वो भी हम कल पूछेंगे। और कल जब हम आएंगे तो सबसे पहले 40 दूना 80 क्वेश्चन पूछेंगे। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो पढ़ते हैं वहां से गलती नहीं होना चाहिए। जो नहीं पढ़ते हैं वो तो बात छोड़िए, जो पढ़ते हैं वहां से गलती नहीं होना चाहिए। तो रिवीजन मोर एंड मोर टाइम्स, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। और कल से सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जैसे बिट्टू सर आपको इकोनॉमिक्स शुरू किए, हम पॉलिटी शुरू कर देते हैं। ठीक है, और पॉलिटी के साथ साथ जो है करेंट टू रेंट सब चीज लेकर के चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।